जोगिया जोगिया ओहो। मेरे अंदर सपने जाग रहे थे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इतना बड़ा सिंगर बनना है, इस लेवल पे जाना है। तो उसके लिए तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा बाहर। रहमान साहब सामने बैठे हैं, तो बैक स्टेज हैं, मैं गा रहा हूँ, मैं बड़ा एनर्जेटिक था, मुझे कोई डर वर नहीं था किसी भी चीज़ का। रहमान सर हैं सामने या कौन बैठा है। रियलिटी शोज ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छे नहीं होते हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और रियलिटी भी वही वाली बात है, 50-50% है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने काफ़ी ट्राई किया, अच्छे सिंगर्स हैं, लेकिन उनको ज़्यादा मौका मिला नहीं, तो फिर वो टीचर बन गए। आजकल के जो सोशल मीडिया वाले जो ऑडियंस है वो तो अलग किस्म से देखती है, लेकिन जो हमारे घर वाले मम्मी पापा और वो सब है ना, टीवी वाले, उनकी सोच का नज़रिया बिल्कुल अलग है। मेरे मम्मी पापा आज भी सोचते हैं कि यार तू इधर क्यों नहीं जाता, ये क्यों नहीं करता। हिमेश रेशमिया और के सर के गाने, पता भी नहीं था कि कोई सिंगर भी हैं। हमें तो लगता था यही इमरान हाशमी गा रहा है, जो भी है, उरी वाला, वही फौजी, वैसा कोई कैरेक्टर हो ना, उसके लिए गाना है, ऐसे जॉली कैरेक्टर के लिए नहीं गाना है। तेरे लिए हर सितम नू हर जुल्म सीने ते ले जावा, सुन कावा कावा वे, सुन कावा वे, किथों लब के ले आ मेरा यारा। हेलो हाय, वेलकम टू एनटीआर एबीपी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है। इस वक्त किल नाम की एक मूवी है जिसका बहुत बज़ बना हुआ है और उसका एक सॉन्ग बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। कौन सा है वो सॉन्ग? किल कावा कावा, किल कावा कावा। और उसी के सिंगर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सुधीर, ये जो सॉन्ग है इसने एक अलग ही बज़ बनाया हुआ है। इंटरनेट पे ले लो, मूवी पे ले लो, हर जगह ये सॉन्ग सुना जा रहा है, प्यार किया जा रहा है। इसको कैसा लग रहा है? नई फीलिंग है, क्योंकि मैंने खुद को पहली बारी थिएटर में सुना है। इससे पहले मैंने बहुत सारा काम किया है, 50-60 गाने कर चुका हूँ, वेब सीरीज में भी थोड़ी काम किया है, मतलब अच्छा खासा मौका मिला मुझे चीज़ों को करने का। लेकिन ये वो पहला गाना है जो थिएटर में मैंने अपने आप को सुना है पहली बार। तो लाइफ चेंजिंग सॉन्ग कह सकते हैं इसे? हर एक स्टेप लाइफ चेंजिंग होता है। मैं जिस तरीके से निकल के आया हूँ, जिस जगह पे रहा हूँ पूरे जीवन भर, और जिस तरह की मेरी एजुकेशन, मतलब मेरी पूरी लाइफ, तो मेरा तो हर एक स्टेप ही एक अचीवमेंट है। तो लाइफ चेंजिंग ही है ये थोड़ा सा ये है कि इसके बाद मुझे थोड़ा काम ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, बस ये है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर पैसे आएंगे तो फिर मज़े आएंगे। तो अब वाकई में कैसा सरल सी फीलिंग थी जब आपने वो देखा, सुना खुद को? किल आपने थिएटर में देखी होगी, आई एम श्योर। वो फीलिंग सरल नहीं हो सकती, वो थोड़ी डिफरेंट है। क्योंकि हम सपने देखते हैं उस चीज़ के, है ना, जो सब अपनी अपनी फील्ड में, अलग अलग फील्ड में ना, कि भाई एक दिन वहां जाके बैठेंगे, ये मुकाम हासिल करेंगे। तो वैसे ही बहुत सारे सपने मेरे भी थे। उसमें से एक ये भी था कि भाई, क्योंकि सब कुछ पहली बार ही होता है ना जीवन में, अभी पहली बार ही आया थिएटर में गाना, क्या पता ऐसा वक्त भी आए कि हर तीसरी मूवी में अपना गाना बज रहा हो, है ना। तो अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी बाकी है, तो अच्छी फीलिंग है। इस बबल में मैं रहना चाहता हूँ थोड़े टाइम तक, लेकिन फिर इसको फोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ आगे करना है, फिर कुछ नेक्स्ट स्टेप होगा, आई एम श्योर, है ना। सॉन्ग आप तक कैसे आया? मिलने की क्या कहानी है? जादू है, जैसे कि मैजिक है। करण सर के लिए नहीं, मैं कहूँगा कि उनके सामने एक रियलिटी शो में मैंने परफॉर्म किया है, कई बारी, 2-3 बारी परफॉर्म किया है, और उनको बड़ा अच्छा लगा था, समझ आया था, बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। उन्होंने बोला था कि भाई तू तो हीरो के लिए गाने के लिए बना है, और वो सब। तो फिर मैं एलिमिनेट हो गया था 3rd राउंड के बाद, तो इतना कुछ सोचा नहीं था कि भाई क्या होने वाला है आगे, धर्मा के लिए गाने को मिलेगा। लेकिन मेरे दिमाग में जब कोई बड़ा आदमी कमेंट करता है ना कुछ, तो एक अंदर से एक फीलिंग आती है ना, और आप फिर सोचने लग जाते हैं उस बारे में कि ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। एक तो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं इसको आजकल, है ना, लेकिन चल तो ये हमेशा से रहा है ना। जो बड़े ऋषि मुनि और हमारे योग में कहते हैं भाई बैठो, ध्यान करो, चीजें सोचो, वो सब, तो वही सब है। मैं सोचता था कि भाई ऐसा होगा, मैं उनके लिए, इतने बड़े बड़े लोगों के लिए गाने गाऊंगा, धर्मा के लिए गाऊंगा। तो एक तरीके से वो मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई। शायद उनको मैं याद रह गया हूँगा। और एक, मतलब कि लो बजट मूवी है, लेकिन क्या खतरनाक मूवी बनाई है। एग्जैक्टली। और उसमें मुझे मौका मिला गाने का, और वो भी टाइटल ट्रैक गाने का मौका मिला। तो मैं अपने आप को लकी भी मानता हूँ। मेहनत का तो फल चलो मिल गया इतने सालों का, लेकिन मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, क्योंकि
इतनी जल्दी नहीं होता, समय लगता है मुंबई में सब चीज़ों में। द वॉइस इंडिया में आपने परफॉर्म किया, जी। आपकी जर्नी अच्छी रही, जैसी रही, बढ़िया रहा, कॉम्प्लीमेंट्स मिले, सब बढ़िया है, ठीक है। जब आप द वॉइस इंडिया से निकले तो क्या एकदम से सारे प्रोजेक्ट्स आने लगे या उसके बाद असल स्ट्रगल शुरू हुआ? मतलब रियलिटी शोज में लोग दिखते हैं और वहां से निकलने के बाद का क्या स्ट्रगल होता है? मैं कभी भी किसी रियलिटी शो में टॉप 10 तक भी नहीं गया। मैंने 19-20 रियलिटी शोज किए हैं। मैं टीवी में आया हूँ 3-4 बार, 2 राउंड 3 राउंड मैक्सिमम मेरा होता है, उसके बाद एलिमिनेट। अच्छा। तो मैंने रिजेक्शंस तो देख लिए बहुत सारे। उसके बाद ऐसा नहीं होता कि आपको जल्दी से, बल्कि विनर्स को नहीं मिलते। मैं तो टॉप 11-12 में निकला हूँ, मुझे कहाँ से मिलेगा? खुद से क्रिएट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, भागा दौड़ी करनी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है, सारे देवताओं को पूजना पड़ता है। मतलब समझ रहे हैं ना देवता? हाँ, बिल्कुल। तो सबका ध्यान रखना पड़ता है, टैलेंट भी होना चाहिए, साथ साथ आपकी स्ट्रगल मेहनत भी होनी चाहिए और थोड़ी सी सपोर्ट भी होनी चाहिए उन लोगों की जिन लोगों के साथ आप नए रिश्ते बनाने जा रहे हो, जिन लोगों की आपको ज़रूरत है, म्यूजिक फील्ड से जो लोग हैं उनसे आपकी कनेक्शन भी होनी चाहिए। तो ये सब मैंने साल दर साल किया। 2019 में मैंने द वॉइस किया था लास्ट, उसके बाद मैंने सोचा था कि नहीं करूँगा। फिर एक बहुत मुश्किल से मैंने एक और रियलिटी शो किया जिसमें करण सर थे एज अ जज। उसके बाद मैंने फाइनल डिसाइड किया कि मैं नहीं किसी भी रियलिटी शो में जाऊँगा और अपना खुद का काम करूंगा, खुद के गाने बनाऊंगा, खुद का बैंड स्टैब्लिश करूंगा लाइव शोज के लिए, और बॉलीवुड में ट्राई करूंगा, बड़ी बड़ी मूवीज के लिए ट्राई करूंगा, बड़े बड़े डायरेक्टर्स को अपने वोकल सैंपल्स भेजूंगा, कोशिश करूंगा उनसे मिलने की, कोशिश करूंगा कि उनको अच्छा लगे, उनकी जो नए गाने हैं उनमें मैं गा सकूं, या फिर मैं स्क्रैच भी कर दूं। मतलब एक होता है ना, गाना बनने से पहले उसका एक स्क्रैच बनता है, मतलब कि एक रॉ स्ट्रक्चर बनता है, सैंपल टाइप बनता है। अब वो पिच होते हैं, वो इधर उधर जाते हैं, वो जा रहा है मूवी के साथ, नहीं जा रहा है उसकी फील के साथ, है ना, पिक्चराइजेशन पे जा रहा है उस हिसाब से, या इस पे अगर कोई आइटम टाइप का है तो उसमें शूट हो सकता है कि नहीं, तो पूरा एकदम सब डिसाइड करके करते हैं चीजें। तो अगर मैं कुछ कर पाऊँ ऐसा, तो मैंने करता रहा होते होते हो गया। अभी कहाँ हुआ? अच्छा, अभी होना है। अभी तो बहुत कुछ होना है। अभी तो शुरुआत है जी। अच्छा, तो रियलिटी शोज की रियलिटी में भी बहुत बात होती है। आपने बोला, खुद ही बोला कि आप 2-3 राउंड तक जाते हैं एंड देन आप एलिमिनेट हो जाते हैं, तो कितने रियल होते हैं रियलिटी शोज? देखो 50-50 है। कुछ लोगों को अच्छी भी मिलती है वहां से चीजें, तो उनके लिए अच्छी है, उनको शायद मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा कि भाई अच्छे नहीं होते हैं ये, क्योंकि कुछ लोगों को वहां से काम भी मिला है, बहुत कम को मिला है लेकिन मिला है ना। तो कुछ लोगों के लिए अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने काफ़ी ट्राई किया, अच्छे सिंगर्स हैं, लेकिन उनको ज़्यादा मौका मिला नहीं, तो फिर वो टीचर बन गए या उन्होंने वो फील्ड छोड़ दी, या मतलब बेसिकली उनको फिर एक उम्र के बाद जाके तो फिर गालियाँ पड़ने लगती है ना घर वालों की, हर किसी की। क्या करेगा आदमी, इतना सपोर्ट तो नहीं है, इतने करोड़ रुपए लेके तो नहीं बैठे। हाँ, तो उसके लिए फिर मेरे ही दोस्त हैं बहुत सारे जिन्होंने अपनी फील्ड चेंज कर दी, रहे म्यूजिक में ही है। म्यूजिक किसी को भूखा तो नहीं मरने देता, ये तो मुझे पक्का पता है। चाहे वो रेलगाड़ी में गाने वाले बच्चे हो, चाहे वो कोई फोक सिंगर जो हम स्ट्रीट पे देखते हैं या मेलों में देखते हैं वो हो, चाहे एक म्यूजिक टीचर हो, सबको खाना मिलेगा, अच्छी जिंदगी मिलेगी। लेकिन कुछ होते हैं जो लाखों करोड़ों वाले बन जाते हैं, वो उनका एक स्ट्रगल होता है, वो उस फील्ड में जमे रहते हैं, डरते नहीं है, लगे रहते हैं, बेसिकली हटते नहीं है अपने पीछे से, क्योंकि उनको पता है और कुछ है नहीं करने के लिए, यही है। और ज़्यादातर लोग नहीं टिक पाते भाई, इतना स्ट्रॉन्ग माइंड सबका तो हो नहीं सकता ना, तो नहीं हो पाता, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं उस फील्ड को। रियलिटी शोज ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छे नहीं होते हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और रियलिटी भी वही वाली बात है, 50-50% है। कुछ तो बिल्कुल ही फेक होती है ना, कहानियाँ होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिनके स्ट्रगल स्टोरी या कुछ हो, कोई ऐसी स्टोरी हो, तो उनको आगे तक लेके जाना जिसका टीआरपी का खेल है। इज इट राइट? हाँ, बस स्टोरी हो नहीं, स्टोरी क्रिएट भी होती है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि स्टोरी है किसी की, हाँ होती भी है। अब उसमें थोड़ा मसाला डल जाता है उस स्टोरी में, कोई वो ये काम करता था, वो काम करता था, उसने बड़ा वो किया है, झाड़ू लगाता था, ये करता था, होती है, करते थे लोग, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के उसको चटपटा बना के फिर वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं ताकि लोग उसको कनेक्ट कर सकें उसके साथ। आजकल के जो सोशल मीडिया वाले जो ऑडियंस है वो तो अलग किस्म से देखती है, लेकिन जो हमारे
घर वाले मम्मी पापा और वो TV, सब है हाँ, ना हाँ, टीवी हाँ, वाले, हाँ। उनकी सोच का नजरिया बिल्कुल अलग है। मेरे मम्मी पापा आज भी सोचते हैं कि यार तू इधर क्यों नहीं जाता, ये क्यों नहीं करता। अब मैं उनको क्या बताऊं बैठा के कि नहीं मम्मी इससे काम नहीं हो पाएगा, इससे मैं स्टार नहीं बन पाऊंगा, इससे ये सब नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ। तो अलग अलग माइंडसेट है। तो ये वाली जनरेशन जब खत्म हो जाएगी टीवी वाली अभी जो है, हमारी इनोसेंट मम्मियाँ पापा हैं, इसके बाद वाली जो जनरेशन आएगी ना, वो फिर इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी फेक स्टोरी चल रही होती है जिसे आप फिगर आउट कर सकते हो कि बेबी इट्स फेक, बट वहां पे वो लोग आंसू बहा रहे होते हैं कि बताओ बेचारे का कितना स्ट्रगल रहा अच्छा, है। इससे मेरे को याद आया आंसू बहाने से हाँ। कि मेरी मम्मी बहुत रोई थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस समय द वॉइस में मेरा पहला ऑडिशन ही था और वो चेयर टर्न करती है ना, तो चारों चेयरों ने टर्न किया था, चारों जजेस को चाहिए था सुधीर, और सबसे बड़ी बात रहमान सर बैठे थे सामने, उन्होंने बेस्ट परफॉर्मर दिया था उस दिन मुझे पहले ऑडिशन में ही। और मेरी मम्मी पापा ने कभी सपोर्ट नहीं किया था मुझे, वो कहते थे क्या ही करेगा सिंगिंग करके, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ ले, नौकरी वोकरी कर ले, सब माँ बाप चाहते हैं सेटल। अब लोअर मिडिल क्लास का आदमी क्या सोचेगा, उनकी गलती नहीं है, है ना, उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा ऐसे। एक 9 to 5 जॉब पकड़ो, हर महीने सैलरी आए, जिंदा रहो, हाँ, खाओ मतलब पियो मस्त रहो, तुम्हारी शादी करा देंगे, हमारी जिम्मेदारी खत्म, खत्म। उसके बाद हमसे मत पूछना कुछ भी, जो करना है खुद करो। तो वो ठीक है, तो उनका वो था। अब मैं उनको ऐसे ले जाके, जैसे हम यहाँ पर हैं, इतना अच्छा सेटअप है, वो तो और इसका 4 गुना बड़ा ग्रैंड सेटअप है ना, वहाँ पे बड़े बड़े माइक्स ऐसे ही लगे हुए हैं, लाइटिंग इतनी तगड़ी है, ऊपर से वो चेयर्स, उनको देख के एक अलग ही और फील आती है। और फिर रहमान साहब सामने बैठे हैं, तो बैक स्टेज हैं, मैं गा रहा हूँ, मैं बड़ा एनर्जेटिक था, मुझे कोई डर वर नहीं था किसी भी चीज का। रहमान सर है सामने या कौन बैठा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप था। एक्साइटेड थे? मैं बहुत एक्साइटेड था, और मैं जस्ट मुझे ये था कि आज तो तोड़ा ताड़ी मचानी है, आज तो देख लेंगे कौन है। तो अच्छा हुआ। और मेरी मम्मी को फिर वो फ्लैशबैक हो रहा होगा सब कुछ, कि हमने इसको नहीं किया कुछ भी, है ना, इसको एजुकेशन में भी नहीं, वो सब म्यूजिक में नहीं डाला। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा बच्चा, सरकारी कॉलेज में पढ़ा हुआ बच्चा, अब वहां पर जो म्यूजिक टीचर्स भी होते हैं वो भी बस लिखवा के चले जाते हैं। अब जितना एग्जाम में आने वाला है उतना हो गया काम, चलो। 7 स्वर होते हैं सारे गाँव पर, 3 ताल, जप ताल, ऑल ताल। आपने म्यूजिक सीखा लगता है, ऐसा पढ़ा है वही पढ़ाई है, सीखा नहीं है। हाँ, वही वैसे ही होता था। तो एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है अगर म्यूजिक की, या तो फिर आप किसी घराने में जाओ, वहां पे आपको बचपन से जाना पड़ेगा, बड़े अब अच्छी खासी एज में जाओगे आप सीख ही नहीं सकते, अब बैठे रह जाओगे। तो उन्होंने नहीं सिखाया था मुझे, तो उनको बड़ा अजीब फील हो रहा था। वो सब बातें उन्होंने स्टेज पे भी करी, वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी और मैं बहुत बुरी तरीके से हंस रहा था उनको देख के। और सब मेरे को ये कह रहे थे तेरी माँ रो रही है, तू हंस रहा है। बट वही है कि हाँ, एक्चुअली उनमें ये चीज, पेरेंट्स बहुत इनोसेंट होते हैं, ये बात तो सच है। हाँ। आपके अगर बैकग्राउंड स्टोरी में बात करूं तो कब से इंटरेस्ट जागा और कब कैसे फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। हाँ, तो फ्लैशबैक कैसा है, मैं नेहरू विहार एक जगह है दिल्ली में, वहां पर एक सरकारी स्कूल है, सर्वोदय शिक्षा विद्यालय, ज्यादातर इसी नाम से होते हैं सरकारी स्कूल दिल्ली के। तो उसमें मैं पढ़ता था, पढ़ता क्या था, बस जाता था। खुद ही बता रहे हैं। खाली बैग लेके। अच्छा। हाँ, क्योंकि पास तो कर देते थे वो सब, तो सबको पता है यार, मतलब इतना कोई वो नहीं है। हाँ। है ना, तो अपना इतना ही था कि भाई फेल हो जाए, पास हो जाते थे बिना नकल चलाए, 40-50% वाले वैसे थे। तो लास्ट के 2 महीनों में तगड़ी पढ़ाई करी, पास हो गए, इतना ही करा जीवन भर। और इंग्लिश में बहुत ही खराब, वैसा वाला सीन था, अभी भी खराब ही हूँ वैसे। इनोसेंट है काफी। हाँ, तो ये ऐसे सिलसिला चल रहा था, कभी सोचा भी नहीं कि म्यूजिक करना है। हाँ, लेकिन एक मेमोरी थी जब मैं बहुत छोटा था, मतलब कि 8-10 साल का, तो मैं अपने पापा जी को और दादाजी को देखता था, जो कि सीजनल म्यूजिशियन थे। ओके। वो खुद मतलब नौकरी करते थे, मेरे दादाजी भी, पापा जी भी, लेकिन वो एक सीजन आता था, सर्दी आ रही होती थी, गर्मी जा रही होती थी, 1-2 महीने वाली, तो उसमें रामलीला होती है और वो सब होता है ना, नाटक वगैरह होते हैं। तो उसमें मेरे पिताजी रोल करते थे अलग अलग, कभी श्रवण कुमार जी, कभी राम जी, कभी दशरथ जी, डिपेंड वो क्या एज है उनकी, है ना, वैसे। तो 8-10 साल उन्होंने किया, वो मैं देखता था। और मेरे दादाजी हारमोनियम बजाते थे। ओके। दोनों ट्रेंड नहीं थे। अच्छा। हाँ, मतलब फोक बोल सकते हैं उसको, कि
एक रॉ फीलिंग है उनके म्यूजिक में। तो मैं उनको देखता था तो मेरे को लगता था यार, सब तारीफ वारीफ करते थे, गाँव के लोग, गाँव के लेवल पे होता था ना, तो सब तारीफ वारीफ करते थे, तो मुझे उनको देख के लगता था यार ये सब प्यार व्यार करते हैं, इनको यही करना चाहिए। छोटा था, मेरे को पता तो था नहीं कि क्या सीन है। बहुत टेंशन मिलती होगी ना। हाँ, टेंशन, बहुत अटेंशन मिलती थी। और बाहर ऐसी कोई विधायक आ गए या चांसलर आ गए, उन्होंने भाई 1000-2000 रुपए ऐसे निकाल के उड़ा के ऐसे दे दिए। मैंने कहा यार पैसे भी मिल रहे हैं तारीफ भी मिल रही है, पैसे भी मिल रहे हैं यार, बताओ ये पूरे पूरे दिन मेहनत करते हैं, 10-10 घंटे काम करके आते हैं, पूरा हाल करके आते हैं, और इससे अच्छा तो यही कर लें। हैं, दिन के 2000 रुपए क्या ऐसे कम आ है? जाएंगे। और क्या। उस समय मैं ऐसे ही सोचता था, 40-50 हजार रुपए की नौकरी हो जाएगी बस, ठीक है, उसमें पूरी जिंदगी जी लेगा आदमी। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समझ में आ रहा है तो उनको देख के मुझे लगा कि हाँ ये कर सकते हैं। तो फिर वो फेड हो गई मेमोरी। स्कूल में एक बार चांस मिला मुझे, एक सिंगर था जिसको एक पैट्रियोटिक गाना गाना था एनुअल डे पे। अब उसकी होगी तबीयत खराब, बुखार उखार चढ़ गया उसको। अब टीचर जो थे म्यूजिक वाले, उनका तो वो एनुअल डे के 1 महीने पहले काम शुरू होता है, पूरे महीने वो मजे करते हैं सरकारी स्कूल वाले जो होते हैं, प्रिपरेशन कराने लगते हैं वो 1 महीने पहले से। हाँ, उन स्पोर्ट्स डे हो गया या फिर 15 अगस्त, 26 जनवरी, हाँ, वैसे वो थोड़ा थोड़ा काम होता है। और अगर कोई ऑलरेडी गाने वाले, बजाने वाले, डांस करने वाले बच्चे, उन पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, उनको गाना दे दिया, अब ये प्रिपेयर कर ले, हाँ, और 2 दिन आ जा, हम बैठ के तबला ढोलक पे कर लेंगे, और ऐसे। तो लड़का हो गया बीमार और मुझे चांस मिला, क्योंकि मुझे देखते रहते थे, सुनते रहते थे, मैं स्कूल में यार दोस्तों में खड़े हो गए ना, ऐसी चीखा चिल्ली मचाता था, गाता होता था, तो सबको लगता था बढ़िया गाता है ये लड़का। तो उन्होंने मुझे पकड़ा, लेके आए। और एक और अजूबा हुआ, क्योंकि पैट्रियोटिक गाने होते थे ज्यादातर, मुझे नॉन पैट्रियोटिक गाना गाने के लिए अलाउ कर दिया। क्यों? ऐसे ही? हाँ, वो अच्छा लग रहा है, कर दे। अच्छा, और कौन सा गाया था आपने? तेरी दीवानी। ओह, कैलाश खेर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो वही था ना, मेरे को वो बहुत पसंद थे उस समय पे। हाँ हाँ। तो वो मैंने गाना गाया, मुझे प्राइजेस भी मिले, मुझे प्यार भी मिला, मुझे सारे के सारे स्कूल वाले जानने लग गए। तो वहां से एक बज हुआ। फिर मैं एडमिशन लिया कॉलेज में, सत्यवती कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, साइड का कॉलेज है, और बहुत खतरनाक इमेज है, अब पता नहीं कैसी है, उस वक्त तो थी। खतरनाक मतलब जाट गुजर वाला। अच्छा ओके, कोई पंगे नहीं लेगा, नहीं तो तोड़ा ताड़ी हो जाएगी, वैसा। तो अब वहां पे गए, कुछ अच्छे प्रोफेसर्स मिल गए जिन्होंने बैठा के मेरी क्लास लगाई, क्योंकि मैं कंपटीशन में गया, वहां पे बहुत सारे ट्रेंड सिंगर आए हुए थे, मैं जीत गया। ओह, ऐसे ही वहां भी मैंने तेरी दीवानी गाया था। तेरी दीवानी इज लकी फॉर यू। लकी बिल्कुल। ये हुआ। उसके बाद मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ, लोगों के समझाने बुझाने के बावजूद, अकल नहीं आई थी मुझे तब तक। मैं थोड़ा सीरियस हुआ, कॉम्पिटिशन्स लड़ने शुरू करे, सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी इंटर कॉलेज होते थे। फर्स्ट ईयर में 2-3, सेकेंड ईयर में 50, थर्ड ईयर में 80 प्राइजेस। ओह, सेकेंड ईयर आते आते आप काफी सीरियस हो गए मेरे ख्याल से। हाँ। फिर उसके बाद थोड़ा और सही से सीखा। कॉलेज खत्म होने के बाद फिर दिमाग खराब होने लगा, क्योंकि फिर प्राइजेस नहीं मिल रहे थे। अच्छा। क्योंकि आईडी के दम पे ही जाता है ना कंपटीशन लड़ने इंसान। अब आईडी की तो वो खत्म हो गई, आपका अब ग्रेजुएट हो गए, अब किधर जाओगे कंपटीशन लड़ने के लिए। अब ओपन वाले देखने लगे कि ओपन कौन से हो रहे, रियलिटी शोज देखने लगे कि भाई यहाँ पे जाते हैं, लेकिन वहां से भी बात नहीं बन रही थी। फिर लाइव शोज करना शुरू कर दिया। कहाँ पे? क्लब्स में, छोटे छोटे कैफेज में, वो सब किया। अच्छा पैसा आने लगा। एक टाइम के बाद मैं महीने के 2-2.5 लाख रुपए कमाने लग गया। नाइस। है ना। और उसमें भी मैं 15 दिन काम करता था, 15 दिन मजे लेता था, जीवन जीता था अच्छे से, है ना। तो ये सब था। लेकिन एक समय आया कि मुझे लगा कि यार ना रियलिटी शो से कुछ हो रहा है, मैं यहाँ पे ही यही करता रहूंगा, क्लब कैफेज के शोज करता रहूंगा, तो मैं स्टक हो जाऊंगा। और मैं स्टक हो चुका था कि मेरे अंदर सपने जाग रहे थे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इतना बड़ा सिंगर बनना है, इस लेवल पे जाना है। तो उसके लिए तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा बाहर। फिर मैं चला गया मुंबई। जब मेरे को बहुत मतलब लताड़ लग चुकी थी चारों तरफ से, बहुत रिजेक्शंस मिल चुके थे, मतलब कि बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें सुना दी थी, है ना, कि नहीं हो पाएगा तुमसे, वैसा वाला। फिर मैं चला गया मुंबई। 6 महीने बड़े मुश्किल से बीते। वही सब मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो सब मैंने किया, सबसे मिलने की कोशिश वाली की। बात। फिर धीरे धीरे एक दो कॉल्स आने लगे, एक दो जगह पे बुलाया जाने लगा, स्क्रैच गाना शुरू किया। फिर कुछ वेब सीरीज में मिल गया गाना, कुछ कहीं पे मिल गया,
तो ये करते करते अच्छा होने लगा। कुछ मेरी वाइब्रेशन से मिलने वाले जो मेरे को समझ सकते हैं, जिनको मेरी फीलिंग पसंद है, जो मेरे गाने का अंदाज है वो पसंद है, वो लोग मिले मेरे को, जो ऑलरेडी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे थे और उनको इस वाइब का कोई सिंगर चाहिए था। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं कि म्यूजिक जो है ना बड़ा सब्जेक्टिव है। अच्छा, सब्जेक्टिव कैसे? कि मैं जैसे गाता हूँ वो सबको पसंद आए वो जरूरी नहीं है। जो बहुत ही सॉफ्ट म्यूजिक पसंद करते हैं ना वो बोलेंगे ठीक है, शायद हाँ, हाई मेरे पिच साथ ना ऐसा बहुत पसंद हुआ। आए। मेरा एक सवाल भी था इससे जुड़ा हुआ आपको, हाँ। क्योंकि आपकी आवाज समवेयर वो सुखविंदर सिंह वाली आवाज या फिर कुछ वैसी वाली आवाज है ना, जो एकदम हाई पिच पे जाके गाते हैं आप लोग। हाँ, मैं दोनों तरह से गा सकता हूँ, गाता भी हूँ, लेकिन अच्छा। हाँ मुझे पसंद है। आपको हाई पिच पसंद है हाँ, क्योंकि जीवन से आई है वो हाई पिच। हाँ, ऐसे मतलब जैसे मैंने बताया मैं ट्रेंड नहीं था उतना। कॉलेज में आने के बाद 21 साल की उम्र में मैं ट्रेनिंग लेनी शुरू करी थी, लेकिन उससे पहले भी मैं ऊंचा ही गा रहा था। क्यों गा रहा था? हाँ। वो जीवन में चीखा चिल्ली बहुत थी। अच्छा। हाँ, गुस्सा बहुत था। हाँ। है ना, बहुत चीजों के लिए लड़ना पड़ता था। तो वहां से वो आ गया आवाज बनी है। आवेश। हमारे वजीराबाद में घर दूर दूर थे थोड़े, तो किसी को बुलाना भी हो तो घर से आवाज लगा वैसे बुलाना पड़ता है ना, तो वैसी वाली आवाज भी वैसी आवाज बन गई। अपने जीवन से बन गई। और फिर उसी तरह का म्यूजिक भी पसंद आने लगा और फिर वो मर्ज हो गई चीजें। अब अच्छी चल रही हैं, बढ़िया चल रही हैं और बढ़िया चलेंगी। तो फिर उसके बाद आपको फाइनली मुंबई में काम मिलने लगा और समवेयर आपके जो पेरेंट्स जिन्हें आपका काम पहले पसंद नहीं था, फिर वो पसंद आ गया। हाँ, वो एकदम बदल गया कि तू जो मर्जी कर, तू जा, भाग यहाँ से। तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे जिस पिच पे आप गाते हो, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, उस पिच पे जो हीरो होते हैं मेरे ख्याल से वो उनके लिए आवाज पे मिसफिट रहोगे आप, ऐसा आपको लगता है कि नहीं? हर जगह नहीं, मैं हर जगह गाना भी नहीं चाहूंगा। अच्छा, जैसे जो सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं वो तो मेरे ख्याल नहीं हो पाएंगे या हो जाएंगे? हो तो सब कुछ जाएगा। हाँ। होने की कोई वो नहीं है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ हाई पिच ही गाना है और ये सब। मेरा एक स्टाइल है जो मेरे लो स्केल में भी है और मेरे खुद के गाने भी हैं जो मैं मेलो जो मैं गाता हूँ। मैं प्रेफर नहीं करता हूँ गाने, वो अलग बात है। मुझे पसंद नहीं है, तो मैं वहां पर भी अगर मुझे बॉलीवुड में भी कोई सॉफ्ट गाना ऑफर नहीं करेगा तो मुझे इससे कोई गिला शिकवा नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। जब इसी स्केल के इस तरह के जो सिंगर्स है इतने अच्छे अच्छे हैं तो वो गाएंगे। लेकिन जब तगड़ी चीजें आएंगी तो अपन गाएंगे, जहाँ पर दमदार आवाज, जहाँ पे दमदार पैट्रियोटिक गाने हम गाएंगे। हाँ। क्या कहते हैं, दुख भरे जो है गाने, दिल टूटे हुए, हाँ। है ना, वो तरह के हम गाएंगे। फोक गाने हम गाएंगे, सूफी गाने हम गाएंगे, है ना। और ऐसा नहीं है, इस फील्ड में भी रोमांटिक गाने होते हैं। अच्छा। हाँ, कितने सारे गाने हैं कि एक आध मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको। हाँ, आपने वो सुना है लगन लगन? हाँ हाँ, लगन लगन लगन, कितना खतरनाक गाना है। हाँ। है ना, वो क्या लव ही तो गाना है वो। और बताता हूँ, गा ही दो फिर अब आप थोड़ा सा। कौन सा? लगन ही गा दो। जोगिया जोगिया हो लगन 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 लग गई है, तुझसे मेरी लगन लगी। हाय लगन 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 लग गई है, तुझसे मेरी लगन लगी। आंखें तेरे दर्श को तरसे, याद में तेरी नैना बरसे, होठों पे है नाम तेरा, हाँ सांसों में है नाम तेरा, हो मेरा दिल गया 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 गया, लगन 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 लग गई है, तुझसे मेरी लगन लगी। हो लगन 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 लग गई है, तुझसे मेरी लगन लगी। बहुत ही हाई पिच थी सीरियसली। तो मतलब इसके लिए तो आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी ना, कुछ गले का क्या करते होगे, कैसे क्या रहता होगा डेली रूटीन आपका? रियाज तो मतलब बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। और वो वोकल एक्सरसाइज, एयर एक्सरसाइज, हर तरह की एक्सरसाइज जरूरी है। और मैंने कुछ वेस्टर्न वोकलिस्ट को देखा, क्योंकि वो जो पॉप स्टार्स होते हैं ना, वो बड़ा उछल कूद करके डांस वांस करके गाना गाते हैं। तो मैंने कहा चलो हम भी ऐड करके देखते हैं ये सब चीजें। स्टाइल वैसा नहीं है पॉप वाला, लेकिन बन सकता है।
हाँ, तो मैंने डांस वांस भी सीखा और वो सब किया। अच्छा। और जैसे मैं ट्रेडमिल पे भाग रहा हूँ, चल रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, उस पे चलते चलते मैं गा रहा हूँ, तो वो तो बहुत मुश्किल होता है। तो वो सब भी मैंने चीजें ट्राई करी हैं, और मैं अभी थोड़ा थोड़ा और ऐड करूंगा, ताकि मैं गाते गाते कुछ डिफरेंट लेके आए, हाँ, मैं गाते गाते डांस भी कर सकूं, गाते गाते मैं मतलब परफॉर्मर बन सकूं बेसिकली, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ सिंगर तक ना रहूं, ऐसा हाँ। वाला। नाइस। आप केबीसी के मंच पे भी आपने गाना गाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो वाला क्या एक्सपीरियंस था? लास्ट सीजन की ओपनिंग एक्ट थी वो, जो प्रिंस मुल्ला करके एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, बहुत तगड़े, जिन्होंने लाइव 1000 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, मैं भी था उनके साथ में। तो वो लाइव 100 बैंड था, और उसमें लीड गाया था मैंने। तो 100 सिंगर्स थे और बैंड था हमारा, और लीड आप थे? लीड में था। एक दो और सिंगर्स थे जिन्होंने अदर पार्ट्स गाए थे लीड में, लेकिन शुरुआत मैंने करी थी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि अमिताभ बच्चन थे वहां पर। सबसे तगड़ी बात तो यही है, उनसे मिलने का मौका मिला, और एक बड़े स्टेज पे, जिसको पूरा हिंदुस्तान पता नहीं कितने सालों से है ना प्यार करता है, देखता है, करोड़पति बनने के सपने देखता है उसको देख देख के। घर में बच्चों को बोला जाता है पढ़ाई करो, ऐसे शो में जाओ, हम लोगों को तो बहुत बोला गया है। हाँ, बोला गया, बिल्कुल बोला गया। मेरे से नहीं बोला गया, उनको पता था इसके बस की नहीं है। कौन सिंगर है जो आपको बहुत पसंद है, किसको आप बहुत एडमायर करते हैं? एक तो फुल एंड फाइनल कैलाश जी, शुरू से, जिनकी वजह से मतलब कि मैं पॉपुलर हुआ सबसे पहली बारी स्कूल के अंदर। तो फिर वो छप गए, उनके सारी एल्बम मैंने अच्छे से सुनी, सारे गाने मुझे मतलब कंठस्थ हैं अच्छे तरीके से, और मुझे सब बढ़िया लगते हैं उनके बैंड के गाने। और उनको मैं फॉलो करते करते इतना पास पहुंच गया कि मैं उनके स्टूडियो में उनके साथ बैठा, बात कर उस लेवल पे। और उनके जो कैलासा बैंड है, उसके जो मेन लोग हैं, जो उस बैंड को चलाते हैं, जो म्यूजिक क्रिएट करते हैं, वो सब बनाते हैं, है ना, परेश नरेश सर, वो भी मुझे अच्छे से जानने लगे। अब तो बहुत प्यार करने लगे हैं, वो जानने लगे हैं मेरी जर्नी भी। उनको हर एक मेरे पोस्ट पे वो लाइक भी करते हैं। वो देख के बड़ा बढ़िया लगता है मेरे को यार, जिन लोगों को मैं इतने बचपन से 2004-05 से इतना प्यार करता हूँ, और वो लोग आज मुझे जान रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे मेंटोर हैं। मेरे को सही चीजों की गाइडेंस भी मिल जाती है वहां से, है ना। तो एक तरीके से वो भी एक अचीवमेंट है मेरे लिए। तो पहले तो कैलाश खेर सर हैं, कैलासा बैंड है, फिर उसके बाद सुखी सर है, ऑब्वियसली सुखविंदर सर, के सर। के सर के जैसा मैं गाता नहीं हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन उनके गानों पे मैंने ग्रूव बहुत किया है, हम लोगों ने मजे बड़े करे, है ना। वो ऐसा एक दौर था ना जब हिमेश रेशमिया और के सर के गाने, और क्या कहते हैं इमरान हाशमी, तो पता भी नहीं था कि कोई सिंगर भी है। हाँ। हमें तो लगता था यही इमरान हाशमी गा रहा है, जो भी है। हाँ। तो वो सारे गाने उस समय के बड़े पसंद थे, और के सर बहुत बहुत पसंद। आज भी हम उनके गाने लगा के ना ऐसे छोड़ देते हैं, मतलब हम बैठे हैं रात में, मतलब यार दोस्त बैठे हैं, थोड़ा सा बातचीत चल रही है, मतलब चिल कर रहे हैं बेसिकली, के सर के गाने चल रहे होंगे पीछे, ना कैलाश सर के ना ही सुखी सर के। तो के सर है। और एक अभी 8-10 साल पहले पॉपुलर हुए हैं सिंगर, वो बहुत तगड़े लगते हैं मुझे, दिव्या कुमार, है ना। वो भी, उनकी भी आवाज ऐसी फोकिश वाली है, आवाज उनकी भी हाई पिच भी है, हाई पिच है, और फोक वाली वॉइस है, मॉडर्न फोक कह सकते हैं उसको हम, है ना। वो बहुत पसंद है मुझे। इसके अलावा, ये तो चलो मैंने सिंगर्स बता दिए, अरिजीत सिंह सर को सब सुनते हैं, वो पसंद है सबको, लेकिन जो मेरी पसंदीदा थे वो ये है। इसके अलावा म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक क्रिएटर, कंपोजर्स, है ना, वो सब हैं। शाश्वत सचदेव हैं, जिनके साथ में अभी कावा कावा किया है मैंने, और उनकी कृपा से ही सारी चीजें, इंटरव्यूज और ये सब हो रहे हैं, है ना। एक विक्रम मोन्ट्रोस सर है, जिनके साथ मैंने शंभू, हाँ, अक्षय कुमार सर पे जो फिल्माया गया था, जी, शंभू किया। और भी बहुत सारे विक्रम सर के साथ मैंने गाने किए, वो भी मेरे मेंटोर हैं, वो भी मुझे बताते रहते हैं चीजें, और हम बहुत सारे स्क्रैच करते रहते हैं साथ में। रिलीज हो नहीं अलग बात है, काम करते रहते हैं। अमित त्रिवेदी सर हैं, जिनके साथ अभी काम करने का मौका मिला नहीं है, मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। रहमान सर हैं, रहमान सर ने तो बोला था मेरे को क्या कि यूज करेंगे जरूर कहीं ना कहीं, लेकिन फिर इतने बिजी आदमी हैं वो,
पर करेंगे करेंगे, जरूर करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। जब मैं उनसे दोबारा टकराऊंगा, मैं अभी मतलब ये संयोग नहीं बने, भगवान अपने हिसाब से करते ना चीजें, सही समय पे होनी चाहिए, तुम तैयार होने चाहिए उस चीज के लिए, तो वही वक्त आएगा, उसी वक्त पे हम टकराएंगे। और एक साउथ के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उससे पहले बाहुबली से पहले मैं उनको नहीं जानता था, क्योंकि साउथ की मूवी के यहाँ पर भी डबों की होती है ना चीजें, हम हिंदी में ही सुनते थे सारी चीजें। हाँ, लेकिन जब बाहुबली आई तो हमें पता लगा MM किरवानी सर के बारे में, सारे गाने, पूरी एल्बम कितनी खतरनाक है ना, RRR की पूरी एल्बम कितनी खतरनाक। तो इस तरह के गाने फिर मेरे को पसंद आने लगे। तो एक और चीज दिमाग में और दिल में आई कि ये गाने, जिस तरह के गाने ये बनाते हैं, इस तरह के गाने भी और सुनने भी मुझे बड़े पसंद है। और फिर मैं उनके सारी चीजें सुनने लगा, और फिर मुझे लगा कि यार एक दिन मैं भी इनके लिए गाऊंगा। तो उनके लिए भी मेरे मन में बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उनके लिए भी गाऊं। कोई ऐसा एक्टर है जिसकी बैकग्राउंड आपको बनना है, जिसकी आवाज आपको बननी है? हाँ, कौन? विक्की सर, विक्की कौशल। नहीं, इस गाने के बाद नहीं, इससे पहले भी कोई मुझसे पूछता था ना, हाँ। जब से उरी आई है, तो ऐसा नहीं कि इस तरह का कोई जॉली कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर वैसा होना चाहिए उनका, कोई या तो कोई ऐतिहासिक, या कोई फाइटर वाला है ना, वॉरियर वाला, या तो एक राजा महाराजा, या जैसे संभाजी की उनकी एक अभी शूटिंग चल रही है शायद, वो उनकी एक फोटो भी लीक हुई थी, वैसा कोई कैरेक्टर हो, या तो उरी वाला वही फौजी, वैसा कोई कैरेक्टर हो ना, उसके लिए गाना है। ऐसे जॉली कैरेक्टर के लिए नहीं गाना है, प्यारे प्यारे क्यूट के लिए नहीं गाना, स्ट्रॉन्ग के लिए गाना है। अच्छा, तो अगर मैं अब आपसे ये कहूँ कि आप किल वाला सॉन्ग एकदम गा दीजिए। हाँ, बिल्कुल गाएंगे, पर थोड़ा धीमे, क्योंकि अगर आसपास बुलेटिन चल रहा हुआ तो मेरी बैंड बज जाएगी। वो तो नहीं आता मुझे। थोड़ा सा धीमे। काली काली रत्ता कीवें कट्टा मेरे यारा, कीवें कट्टा मेरे यारा, कीवें कट्टा मेरे यारा, तेरे लिए मैं ते लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना तेरे लिए हर सितम नू, हर जुल्म सीने ते ले जावा, तेरे लिए हर सितम नू, हर जुल्म सीने ते ले जावा, सुन कावा कावा वे, सुन कावा वे, किथों लब के लिया मेरा यारा, कावा वे सुन कावा वे, किथों लब के लिया मेरा यारा, कावा वे सुन कावा वे, किथों लब के लिया मेरा यारा, कावा वे सुन कावा वे, किथों लब के लिया मेरा यारा, कावा वे सुन कावा वे, किथों लब के लिया मेरा यारा। जो लिटरली जो आप गा रहे हो गूज़बम्प्स दे रहा है, एंड आई एम 100% श्योर कि अब आपके जो दिन है ना वो एकदम अलग आने वाले हैं। आई एम 100% श्योर। क्या बोले बात। कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट है आपके लिए? हाँ, चल रही है बातें? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, बातचीत चल रही है अभी? काम हो चुका है। काम हो चुका है, तो बात करें उस पर, थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, मतलब कि यही था मेरा सवाल। यही बात है। हाँ, एक प्रोजेक्ट के लिए मैं दिल्ली आया हूँ। मेरे लाइव परफॉर्मेंसेस कुछ समय से मैंने स्थगित किए हुए थे, क्योंकि मैं बॉलीवुड में और गाने में ज़्यादा ध्यान दे रहा था। तो मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ अपनी जर्नी को यही नोएडा में, FRN लॉन्च में 9th को मेरा एक परफॉर्मेंस है, और उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है अभी मेरे बैंड के साथ। तो ये प्रोजेक्ट है जो मैं अभी रिसेंटली कर रहा हूँ। उसके अलावा एक गणपति जी के लिए समर्पित एक गाना है, जो कि इस महीने के अंत में हम रिलीज करेंगे। गाने का नाम तो अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो भी डिसाइडेड नहीं है। अच्छा। हाँ, विक्रम सर के साथ ही वो गाना हुआ है, और इसी महीने के अंत में वो, जहाँ तक मेरा ख्याल है, आ जाएगा। वो आ जाएगा। वो बहुत बहुत प्यारा गाना है, बहुत अगेन पावरफुल है, बट बहुत प्यारा गाना है। वो सुन के सब बहुत खुश होंगे। अब मुझे पता नहीं अभी उस पर कौन एक्ट कर रहा है, शूट वगैरह चल रहा है, ये भी मेरे लिए सरप्राइज होने वाला है। जैसे अक्षय सर वाला सरप्राइज था, वो ये भी वो बहुत सरप्राइज देते हैं विक्रम सर, कुछ नहीं बताते। आपको कोई आइडिया नहीं देते? कोई आइडिया नहीं। वो बोलते भाई काम कर, वो भूल जा। सीख नहीं पा रहा, ये वाली चीज आती रहती है यार, मैं करके तो आया था, आएगा कब। हाँ, बट ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि भाई मुंबई इज द प्लेस जहाँ पर आप काम करो और भूल जाओ। यस। सो बहरहाल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी जो एनर्जी है दैट इज सो पावरफुल, बहुत बढ़िया आपने गाना गाया, और आई एम 100% श्योर कि ऐसे तमाम ट्रैक्स इन फ्यूचर बहुत जल्दी आने वाले हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कावा कावा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके विशेष के लिए, मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए।
हाँ जी। और इतनी बढ़िया बढ़िया बातों के लिए मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रेयर कीजिए, जो आपने कहा वो पूरा हो जाए। होगा होगा होगा, आई एम 100% श्योर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.